जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, आप सब लोगों को पता है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। पहले मैंने बोला भारत पर पहले अरब आक्रमण हुआ। भारत पर मैंने आप लोगों को अब तक पढ़ाया है, भारत पर पहले कौन आए? अरब लोग आए। अरब के बाद में प्यारे बच्चे भारत पर तुर्क लोग आए। ठीक है। तुर्क लोगों के बाद में मैंने बोला कि अंतिम जो आक्रमण था वो किसका था? गोरी का। और गोरी ने अपने साम्राज्य को अपने चार गुलामों में बांट दिया। यलदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है प्यारे बच्चे, क्या? यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सबसे बेहतर बन के कौन उभरेगा? ऐबक बन के उभरेगा। और ऐबक एक स्थापना करेगा किसकी? दिल्ली सल्तनत। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या आपका ध्यान से देखेंगे एक बार? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो प्यारे बच्चे शासन रहेगा आपका 1206 से लेकर के 1526 तक। पहले मुझे बताएं आप फटाफट से बताएंगे कि भैया दिल्ली सल्तनत जो है ये कितने वर्षों तक रही है? कितने वर्षों तक रही है दिल्ली सल्तनत? फटाफट से आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत का कुल काल रहा है 320 ईयर्स का। इसको भैया दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं? तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं, जिन पांचों की राजधानी क्या रही? आपका दिल्ली रही है। ऐसा नहीं है कि राजधानी दिल्ली से बदलेगी नहीं। आप देखेंगे सिकंदर लोदी कहां ले जाएगा आपका राजधानी को? आगरा। लेकिन बहुत समय के लिए, मैक्सिमम टाइम के लिए दिल्ली राजधानी रही। जब मुगलों का टाइम आएगा 1526 के बाद में, तो अधिकांश दिल्ली सेंटर नहीं रहेगा। तब सेंटर आपका आगरा हो जाएगा, मुख्य सेंटर, मुख्य केंद्र तब आगरा होगा। ठीक है। अब देखेंगे ज्यादातर निर्माण कार्य भी आपका, चाहे बुलंद दरवाजा हो, चाहे आगरा का लाल किला हो या ताजमहल हो, तो उन लोग को कौन सी जगह पसंद आएगी? आगरा पसंद आए। तो बाद में आगरा, अभी 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत। क्योंकि इनका मुख्य केंद्र क्या था प्यारे बच्चे? मुख्य केंद्र था इनका ये दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। क्या बोलोगे? जीके तो सरल है, जीके तो सरल है। या सीधे याद करें, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। क्या बोलेंगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये क्रम लगातार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश कौन से हुए। पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश को। 1206 से 1290 कितने वर्षों तक रहा? आप कहेंगे भैया 84 वर्षों तक, 84 ईयर्स। खिलजी वंश की हम बात करेंगे, कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। सबसे कम कार्यकाल है। बहुत बार पूछा गया, इस बार पैट में भी पूछा गया था, अगर आपको ध्यान हो, कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम टाइम के लिए कौन सा वंश था? खिलजी वंश, कुल 30 वर्षों के लिए। अच्छा, तुगलक वंश आप देखोगे प्यारे बच्चे कितने? 94 ईयर्स। क्या बोलोगे? कोई दिक्कत इस बात में? हाँ। कितना बोलेंगे? आपका 94 ईयर्स रहा। और सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? सबसे लंबा शासनकाल रहा है आपका प्यारे बच्चे किसका? तुगलक वंश का। सैयद वंश आप देखोगे प्यारे बच्चे तो क्या कहेंगे? भैया जी 37 वर्षों का शासनकाल है, 37 ईयर्स। ठीक है। और लोधी वंश की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, कितना? 75 आएगा ना? जोड़ लो, 49, 59, 69 और 6, 75, 75 वर्षों का शासन का। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे लंबा और सबसे कम शासनकाल किसका है? सबसे लंबा शासनकाल हमेशा याद रखेंगे तुगलक वंश का, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खिलजी वंश का। एक बार बंद करके बोले GKTSL, गुड़ खाओ तस ले में का मतलब है बाद में मुगल आ जाएंगे।
इनके बाद में कौन आएंगे? मुगल। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत में नहीं है। ठीक है, मसला समझते हो? उसमें गुड़ खाना है तुमको। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा आगरा की स्थापना कब हुई? आगरा की स्थापना होगी दोस्त 1504 में होगी। 1506 में आगरा राजधानी बनेगी भी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले वंश गुलाम वंश को। भैया ये गुलाम क्या होता है? गुलाम का मतलब होता है प्यारे बच्चे दास, सेवक, स्लेव। पहले राजा अपने काम के लिए दासों को खरीदते थे। पहले दासों के बाजार लगते थे, स्लेव मार्केट, जहां पर ये लोग देखते थे ये मजबूत है, ये राज्य का काम करने में घोड़ों की मालिश करेगा, घोड़ों का गोबर उठाएगा, राजा के जो मतलब वजन वाले काम हो गए, ये निर्माण कार्य कराते रहते थे, अपना सामानों को ढोना, पत्थरों को ढोना, दासों को ये खरीद के ले जाते थे। आप इतिहास में पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, 1,80,000 दास। उसको दासों के मैनेजमेंट के लिए एक दीवान, बंदरगान बनवाना पड़ेगा। तो ये जो दास थे ये खरीदे तो गए। जैसे ऐबक को खरीदा किसने? मैंने बोला ऐबक एक दास था, किसका? मोहम्मद गोरी का। लेकिन काम के द्वारा आप लोग आज भर्ती होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है भर्ती होकर आप सभी सिपाही रह जाओगे। आप में से कोई सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, आप में से कोई असिस्टेंट कमांडेंट निकाल लेगा, आप में से कोई पीसीएस निकाल लेगा, आप में से कोई यूपीएससी निकाल लेगा। तो प्रमोशन कैसे होता है? प्रमोशन होता है मेहनत से। तो इन्होंने खुद को प्रूव किया है। तो ऐबक ने खुद को प्रूव किया। अच्छा, अभी ऐबक की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? गुलाम वंश को हम लोग दास वंश, ममलूक या मामलूक वंश आएगा। एसएससी जीडी 2019 क्वेश्चन पूछ चुकी है, ममलूक वंश की स्थापना किसने की? इलबरी वंश, क्योंकि इनका जो वंश था, जब ये लोग, मैंने बताया ना, तुर्क आए अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, तो वहां जो इनका वंश था तुर्कियों का, जैसे हमने उसको पढ़ा था गजनी वंश, यामिनी वंश, उसी वंश को हम इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश में जो कुल शासक हुए कितने हुए हैं? 11। ये हमारा आज की क्लास पे फोकस पे है। 11 शासक हुए और इनमें प्यारे बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का संस्थापक। एक बार कमेंट सेक्शन में बोले इसको किसने खरीदा था? ये गोरी का गुलाम है। इसका गुलाम है ये गोरी का गुलाम था, और गोरी ने इसको खरीदा था, लेकिन अपनी अपनी प्यारे बच्चे क्षमता के चलते हुए। क्षमता से मतलब क्या है कि जब पानीपत द्वितीय हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान हराए गए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो चमक के आया सामने, वो आया ऐबक। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, क्योंकि मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया, इसको जो क्षेत्र मिला यलदौज और कुबाचा से, इसने रिश्तेदारियां कर ली, और बख्तियार खिलजी जो ज्यादा पावरफुल नहीं था उसको अपना सेनापति बना लिया। ठीक है, जन्म हुआ था ऐबक का 1150 में, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी इसने बनाई अपनी लाहौर, ये बड़े समझने की बात है, और यहीं पर हुआ था इसका राज्याभिषेक भी। क्या बोलेंगे? जहां पर इसको राजा बनाया गया, राज्याभिषेक किया गया, कोरोनेशन, यहीं पर हुआ। लाहौर कहां पड़ता है? तो भारत तो आपका प्यारे बच्चे विभाजन हुआ 1947 में, उससे पहले तो लाहौर भारत में ही था। तो भारत वाले क्षेत्र में ये जो लाहौर है, पंजाब वाला क्षेत्र, यहां पर राज्याभिषेक हुआ। तो क्या मुझे एक बात बोलें कि हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, क्या इसने राजधानी दिल्ली बनाई है? यस और नो? आप कहेंगे नहीं, इसने राजधानी दिल्ली नहीं बनाई। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना। इसकी जो सैन्य राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, यानी सैन्य राजधानी जरूर इसने दिल्ली बनाई अपनी, आर्टिलरी को रखने के लिए, तोप गोले आदि, तलवार आदि रखने के लिए। हालांकि तोप गोले इसके पास थे नहीं। तोप गोलों का प्रयोग पहली बार तुगलमा नीति से 1526 में पानीपत प्रथम में, जब बाबर आएगा तब होगा।
तो यानी कि बात है कि अपना जो सामान था, तलवारें समझ लें, भाले समझ लो, ढाल समझ लो, ये सब, ठीक है। सैन्य राजधानी, क्या बोलोगे? ये गोरी का गुलाम था। सर जी आप ओप्पो को प्रमोट कर रहे हैं कि अरे भैया ये बस एक टी शर्ट है, तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम सारे जो इधर देख रहे हो उनका सिलेक्शन उधर पहुंच जाएगा कहीं और। हम रोज पहनते कुछ ना कुछ, किसी की पहन लेते हैं, हम तो एडिडास, रिबॉक, नाइक, तो हम क्या सबका प्रमोशन कर रहे हैं? मूर्खों, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। बहुत बढ़िया, आकाश गुजर कह रहे भैया टी शर्ट तुम्हारी अच्छी लग रही है। सही में अच्छी लग रही है? अरे मेरे छोटे भाई की टी शर्ट है, मैंने वो पहन ली। आ जाओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गोरी का गुलाम था, इतनी बात मैं आपको बता चुका। गुलाम से राजा कैसे बना आप समझ गए, क्योंकि राजा बना ये गोरी के ने जब क्षेत्रफल बांट दिया तो अपनी इंटेलिजेंस से बन गए। सर गोरी कौन था? गोरी मोहम्मद गोरी है प्यारे बच्चे, पिछली क्लास करो। अच्छा चलो, आप लोगों को वैसे ध्यान देने का कोई फायदा नहीं, कुछ नए आके बैठ जाते हैं ना क्लास में। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था। यानी गोरी ने इसको किससे खरीदा था? मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था, और गोरी ने खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधि, मलिक और सिपह सलार की दी। मलिक और सिपह सलार की 2 उपाधियां दी गई, लेकिन कभी भी सुल्तान की उपाधि क्या इसको मिली? ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे भैया जी सुल्तान की कोई उपाधि नहीं मिली, मलिक और सिपह सलार सिर्फ 2 उपाधियां मिली। ऐबक गोरी का दामाद भी बना। गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया। अमीर ए आखूर क्या होता है? घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। आप लोगों को पता होना चाहिए, राजाओं के पास घोड़े होते थे, घोड़े से ये लड़ते थे, तो एक लीडर होता था। तो शुरुआत में इसको क्या बनाया गया? घोड़े के अस्तबल का प्रमुख बनाया गया। अस्तबल का मतलब जैसे 20 घोड़े थे, वैसे ही अमीर आखुर बना देते थे, 20 घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इन घोड़ों की टेक केयर आप करोगे, बाकी सारे काम भी आप देखें, ठीक है, कोई दिक्कत? शासनकाल 1206 से 1210, इसका 4 वर्षों का है। कितनी गद्दी पर बैठा? 1206 में गुलाम वंश की इसने स्थापना की, और 1210 में प्यारे बच्चे ये क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। एक्सपायर कैसे हो गया? ध्यान से देखेंगे, देखना ध्यान से। लाहौर, लाहौर में हो गई इसकी मृत्यु, क्या करते हुए? चौगान खेलते समय। 1000 दिनारी भी कहते हैं सर इसे। नहीं बेटा, 1000 दिनारी आएगा, मलिक काफूर आएगा, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय आएगा, क्या? अब बस ध्यान से पढ़ते रहो। लाहौर में मृत्यु हुई इसकी चौगान। चौगान समझते हैं? पोलो, घोड़े पे बैठ के खेलते हैं पोलो, देखा है आपने? यस और नो? ये जो घोड़ा है ना, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, घोड़े से गिरकर नहीं हुई, घोड़े ने मारा है। आप कहोगे भैया क्या बात कर रहे हैं? आप कभी पढ़ना राजा कर्ण के घोड़े सुभद्र के बारे में। राजा कर्ण पर अभियान जब किया, और राजा कर्ण के जब घोड़े को ये ले आया ऐबक, वो सुभद्र घोड़ा इसको बड़ा पसंद आया, वो रख लिया था इसने, और राजा कर्ण को बंदी बना रखा था। तो राजा कर्ण को उसी दिन जब पोलो का मैच था, तो फांसी ये लोग देने वाले थे, तो घोड़ा एकदम से क्या हो गया, बोलते ना, तिल मिला गया अपने मालिक को ऐसे देख के, राजा कर्ण को देख करके। कहते पहले गिरे, और सुभद्र ने उछल के दोनों अपने पैर ऐबक को मारे। वरना आप समझ सकते हैं, खेल खेल में घोड़े से गिरकर कोई मर नहीं सकता। इतनी बात तो कॉमन आप समझते होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे भैया नहीं, 60 साल का हो चुका था, मर भी सकता, तो शायद ये भी एक फैक्ट हो, 60 साल का आदमी गिर के मर जाए, ये भी संभव है। तो ये दोनों ही बातें बताई जाती हैं। तो पोलो खेलते समय क्या हो गई? इसकी मौत हो गई। ऐबक के अदर नाम, अदर नाम समझते हो? अदर नेम, अन्य नाम, किन किन नामों से इसको जाना गया है? पीलबक्स, पीलबक्स, ऐबक नाम रखा गया है इसका। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, बोले इसको चंद्रमा का देवता भी कहा गया है। लाल बक्स,
हातिम द्वितीय कुरान खा बोलते, बड़ी सुरीली आवाज में कुरान को पढ़ता था, इसीलिए इसको कुरान खा कहा गया। ठीक है, बलिराम कुमार भारती, मेरे दोस्त, लव यू टू। तो हाथियों का दान करने वाला तो हो गया पील बख्श, लाख बख्श हो गया लाखों का दान करने वाला। जनता को इसने बहुत दान दिया। और कहते हैं ऐबक की अगर बात करें पर्सनली तो शायद बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया होगा, लेकिन एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है ऐबक के समय का, कि ऐबक के समय में जब एक बच्चे की मौत हो गई और वो अकेलौता बच्चा था एक माँ का, तो ऐबक ने कहा था, मतलब भाई राजा के खिलाफ कोई मुकदमा थोड़ी चला सकता है, लेकिन ऐबक ने खुद अपने खिलाफ मुकदमा चलवाया था। बोले कि भाई मुझे सजा मिले। शायद ऐबक की दरिया दिली दिखाने के लिए ये कथा लिखी गई हो कि मुझे सजा दी जाए इसकी। तो कहते हैं काजी ने बोला कि जो माँ है बच्चे की वही जज, यानी कि काजी का मतलब है जज, न्यायाधीश, उसने बोला कि भाई बच्चे की जो माँ है वही सजा सुनाएगी। तो उसकी माँ ने कहा कि इतना दरिया दिल शासक जो खुद को दंड देना चाहता है किसी गलत कृत्य के लिए, आज से यही मेरा बच्चा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही मेरा बच्चा है। तो काजी ने कहा था फिर ऐबक से, बोला कि अगर अगर तुमने ना अगर तुमने ये मुकदमा नहीं चलाया होता या तुमने कोई भी बादशाहत जैसी चीज की होती तो मैं तुम्हें दंड दे देता। तो ऐबक ने पलट के जवाब दिया उस काजी को, जज को, कि अगर तुमने भी मेरा फेवर लेने की कोशिश की होती ना तो मैं तुमको इस भरे बाजार में, इस भरे कोर्ट में तुमको दंड में देता। ठीक है, आगे। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया। देखो, एक तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली है, ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही कोई खुतबा यानी प्रशंसा पत्र पढ़वाया। अब यहां पर एक बात आती है, हातिम द्वितीय, तो भैया हातिम प्रथम भी होगा कोई। हातिम प्रथम बोलते हैं कि ख्वारिज्म का एक शासक था जिसकी प्रसिद्धि बहुत थी दान देने में, जिसको देकर के इसने भी अपने आप को क्या हातिम द्वितीय कहलवाया कि भाई मैं भी दानी हूं। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई कॉइन चलाया क्या? नहीं चलाया। और ना ही कभी कोई प्रशंसा पत्र। भैया खुतबा क्या होता है? तो राजा लोग क्या होते थे, अपने नाम के प्रशंसा पत्र चलवाते थे। प्रशंसा पत्र से मतलब था अपनी तारीफ कराते थे, अप्रिशिएट करते थे खुद को, ये इतना महान है, इनके बारे में खुतबे लिखे जाते थे। अकबर महान है, किसी ने खिलजी को महान लिख दिया, किसी ने किसी को महान लिख दिया। ये किसकी वजह से हुआ? खुतबों की वजह से होता था। ठीक है, आगे देखो, किसी का ध्यान परीक्षा पे नहीं है, उसका बेगम पे ध्यान है। कह रहा जी बेगम कौन थी? बेगम भी आ जाएगी भैया, जिनकी जरूरी बेगम है वो आएंगी, सबकी बेगम याद मत करने लग जाना। ठीक है, ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। इसका शिष्य था बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी की याद में ही कुतुब मीनार ये बनवाएगा, मतलब कि काम शुरू करवाएगा। बख्तियार काकी कौन है? ये सूफीवाद से रिलेटेड है। एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे। कल मैंने आपको सूफीज्म समझाया कि आप जानते हैं, मैंने बोला सिया और सुन्नी के बीच की खाई को खत्म करने के लिए सूफीवाद की स्थापना हुई। बख्तियार काकी के भी गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऐबक के गुरु बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के गुरु कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ये सब लोग कौन है? सूफी संत हैं। सिया और सुन्नी के बीच के मतभेद, जो इस्लाम के दो संप्रदाय हैं, उनके बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए सूफीज्म की स्थापना हुई। ऐबक, आगे चलेंगे, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक किस्सा है ऐबक और बख्तियार खाकी का, और आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में सीखना चाहिए। मैंने सुना था ये कि ऐबक जो लगाता था ना अपने सिर पे मुकुट, वो लगाता था करोड़ों रुपए का, और सूफी संत छोटी सी एक टोपी पहने हुए। तो यहां पे एक वो कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके ऊपर क्या वजन है उसी तरह आपको सोचना होगा। अगर आपको सिर्फ सिपाही बनना है तो उस स्तर से सोचिए, लेकिन चाहते हो कि सिपाही के बाद में आगे की जर्नी आपकी चलती रहे और आगे आपको बढ़ते जाना है, तो आपको उसी माइंडसेट से सोचना होगा। कहते हैं हम जो है ना वो हमको होना होगा। सिपाही मतलब
आपको आधी रात खड़े कर दिया जाएगा तैनाती पर, 10 दिन तैनाती है लगातार। पैरा एसएफ कमांडो देखो आप, कितने लोगों की ट्रेनिंग होती है, और जब ट्रेनिंग चलती है आपका एनएसजी के लिए, पैरा ट्रूपर्स होते हैं आपका, तो एक दिन में 24 घंटे में 1 घंटे सो पाओगे, 1 घंटे, 23 घंटे जागना है सीधे एकदम। कोई साइकिल चला रहा है, उसको नींद आ रही है, टक्कर लग के आंख खुल गई एकदम से, थके हारे, लगातार ट्रेनिंग, ट्रेन 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 ट्रेन। भैया एक ऐसे व्यक्ति का स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बहुत होती है मनुष्य के अंदर, वो शिकार होता है आलस्य का, खुद मन के हिसाब से चल के एकदम से सो जाएगा, नींद आएगी, एकदम से उठ के बैठ जाए, मुंह धोए, बोले नहीं अभी पढ़ना है। तो कहते हैं कि जो हो जाना है वैसा आपको सोचना होगा। ध्यान से देखना। तो ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक के निर्माण कार्य है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, नॉर्थ इंडिया की। कुछ लोग इसको बोलते भारत की पहली मस्जिद, जो गलत है। भारत की पहली मस्जिद केरल में है। भारत की पहली मस्जिद याद रख लेना केरल में है, जिसका नाम है चेरामंजुमा मस्जिद। क्या नाम है? चेरामंजुमा मस्जिद, चेरामंजुमा मस्जिद। ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हमको घृणा करनी है उन विदेशी लोगों से, मजहब से नहीं। जैसे एक व्यक्ति का मैंने एक इंटरव्यू देखा, बड़ा भावुक था। उसने बोला कि मैं और मेरी पत्नी ने बुर्का पहन रखा था और मैं एक बाइक पे जा रहा था। एक आदमी लगातार मेरे पीछे गाड़ी लगा के हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न लेके जा रहा था, तो मैंने थोड़ी बाइक तेज कर दी। मुझे लगा मेरी वाइफ को ये लोग छेड़ेंगे। अंत में हिम्मत करके बाइक रोकी, तो गाड़ी वाले ने शीशा रोका। उसने बोला कि आपका जो स्टैंड है वो नीचे है, बाइक का ऐसे ऊपर कर लो, जैसे हम तुम लोग सलाह देते हैं। उसने बोला कि हम लोगों के बीच खाई इतनी बड़ी नहीं है, दरअसल में पैदा की गई खाई है। ये किन लोगों ने पैदा की है? जो गलत काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे सब लोग कहते हैं कि भाई आतंकवादी, आतंकवादियों ने ये पैदा नहीं किया, कुल किया है उन्होंने। थॉट प्रोसेस ये लेकर के आए दिमाग में कि भाई आतंकवादी एक विशेष धर्म से संबंध रखते हैं। लेकिन क्या हमारे बीच में सच में खाई थी? नहीं, हमारे बीच में कभी खाई नहीं थी। हम लोगों के मित्र भी है, हम लोग प्यार से पेश भी आते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते कि सब लोग समान हो, सब लोगों के बीच में प्यार हो। ये लोग जो हमारे बीच में खाई पैदा करते हैं, ये खाई हमको पैदा नहीं होने देनी। तो यहां पर केरल की जो चेरामन जुमा मस्जिद है, ये सबसे पहले थी, स्थापित की गई बिना किसी विरोध के। ऐबक के निर्माण कार्य है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में, उत्तर भारत की पहली मस्जिद है ये। क्या बोलोगे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भारत की, उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। क्या बोलोगे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कहां पर है ये? आप कहेंगे भैया जी ये हमारा दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार है, आप सब जो जानते ही होंगे। वापस आएंगे। दूसरा जो निर्माण इसने करवाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कहां है? अजमेर, राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहने का विशेष कारण है कि जब ऐबक का अभियान चल रहा था, तो ये दरअसल में एक आपका, अगर बात करें, संस्कृत विश्वविद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले जो ललित विग्रहराज एक शासक थे, उन्होंने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जिस पर संस्कृत के नाटक हरिकेल की पंक्तियां लिखी हुई थी। लेकिन देखा इसने, इतना अच्छा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इतना अच्छा संस्कृत महाविद्यालय हिंदुओं का, तो तुड़वा दो, और तुड़वा दो, इसकी जगह बनाओ एक मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। क्या है ये? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मस्जिद है एक। 2.5 दिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे 60 घंटे में इसका निर्माण हुआ है।
60 घंटे हमारे जो ये मजदूर लगे रहे, इसमें हिंदू मजदूरों को लगाया गया। बोले ना खाना खाने को, ना पानी पीने को, तब मिलेगा कुछ भी जब ये इमारत पूरी बन जाए। क्योंकि आदमी खाने के लिए और ज्यादा मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, और ज्यादा काम कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, 60 घंटे में लगातार भूखे प्यासे कई मजदूरों की इसमें मौत हुई और 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार हुआ। ठीक है, 2.5 दिन मतलब 2.5, 24 दूनी 48 और 12, 2.5 दिन हो गए। कुतुब मीनार का नाम शुरू कराया। ठीक है, 2.5 डे मत कर लेना इसको हट। इसको 2.5 ही लिखना, इंग्लिश में भी इसको 2.5 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2.5। इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया है, पूरा नहीं कराया है। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उनमें शामिल किया गया। ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछा जाता है। देखो, अगर हम अभी पीसीएस या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होते तो फिर हमको कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर पढ़ना होता, क्या प्रयोग किया गया है, कहां से वो पत्थर आया, वो शैली कौन सी है। लेकिन जब वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो ऐसे सभी एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न, तब हमको अपना पैटर्न बदलना पड़ता है। तो यूनेस्को में भारत की कितने स्थल हैं, अभी आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, स्टैटिक जी के जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे कि भैया इसमें यूनेस्को की 40 साइट है हमारी। 1983 से ये आपका शामिल होना शुरू हुई थी। 1983 में आपका आगरा का किला, ताजमहल, अजंता, एलोरा, इनको शामिल किया गया। और अभी पीछे रामाप्पा मंदिर और धोलावीरा ये शामिल हुए। ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। ये कई बार कई किताबों में इल्तुतमिश के लिए लिखा हुआ है, जो गलत है। गुंबद कला क्या होती है भैया, देखो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है जो ऐसे गोलनुमा स्ट्रक्चर है और इसको बोलते हैं गुंबद, और मेहराब होता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मेहराब कला हम कहते हैं। तो ये हमको देखने को मिल सकती है क्या भैया कहीं, हाँ जरूर दिखाएंगे। देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, ये आप देख पा रहे हैं एक बार, इस आकृति को मैंने अभी आपको समझाया है कि आप मुझे बता पाएंगे इस आकृति को क्या कहेंगे, गुंबद या मेहराब। तो ये मेहराब हैं। इस तरह के मेहराब बनाने किसने शामिल किए, इस तरह के मेहराब बनाने शामिल किए भैया जी किसने, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अच्छा, जो गुंबद है आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, ये गुंबद कला है। इस तरह के गुंबदों का भी सबसे पहले निर्माण किसने कराया, इसी ने कराया। इधर देखो ये गुंबद हो गया, लेकिन यहां क्या है, यहां ये मेहराब है। समझ गए गुंबद और मेहराब क्या होता है, वापस आएंगे। ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का क्या जनक कहते हैं। ऐबक का दरबारी कवि था हसन निजामी और उसकी पुस्तक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में। दोनों पुस्तकें पूछी गई हैं गुलाम वंश से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक ताजुल मासिर ने ली, क्या बोलोगे, क्या है इनकी बुक, पुस्तक है ताजुल मासिर। किसने लिखी है, हसन निजामी ने लिखी है। ओके, ऐबक का मकबरा कहां है, लाहौर में। मकबरा मतलब जहां इनको दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। तो ऐबक का मकबरा है लाहौर में, ये किसने बनवाया है, इल्तुतमिश ने बनवाया है। तो दिक्कत आ गया है। कुतुब मीनार के बारे में भी बहुत कुछ है जानने के लिए, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कैसे फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया, कैसे सन 1505 में जब इस पर प्यारे बच्चे भूकंप जैसी चीजों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई आपकी कुतुब मीनार, तब इसका लोदी ने इसका निर्माण करवाया। ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। ठीक है, आराम शाह, तो क्या बोलेंगे, ऐबक की मौत के बाद में जो दूसरा शासक आया गद्दी पर, ये कौन है, ये आराम शाह था। कौन आया, ऐबक का पुत्र आ गया आराम शाह, जो क्या है, एक बहुत ही कमजोर शासक है, बहुत कमजोर शासक। और कमजोर शासक को किसने हरा दिया, इल्तुतमिश ने हरा दिया जूड के युद्ध में। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में सन 1210 में आराम शाह हार गया।
और हार गया तो कौन अब गद्दी पर आ जाएगा? इल्तुतमिश ने हराया है तो यही क्या आ जाएगा? गद्दी पर आ जाएगा। छोटी सी चीज आप लोग याद रखेंगे। आराम शाह। आराम शाह के बाद में प्यारे बच्चे हमारा चैप्टर शुरू होता है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश गद्दी पर आता है 1211 में और 1236 तक रहा। मुझे पिताजी की बेइज्जती का बदला लेना है एसएससी में सिलेक्शन लेके। सर जी अजीत सिंह मेरे दोस्त, ये जंग है, इसको फतेह हम करके रहेंगे। लेकिन सोच लेना बेटा, अगर ये चीज पूरी ना हुई ना और परिश्रम करना पड़ सकता है, इसलिए अभी एफर्ट डाल दो सारा, है ना, कि परिश्रम मैं करता रहूंगा। ठीक है भैया। आराम शाह क्यों हार गया? अरे नाम में ही आराम है उसके, आराम हराम है। आराम में तुम हो जाओगे, तुम हार जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। इसकी उपाधि है अमीर उल उमरा, अमीरों का अमीर, अमीरों का अमीर। इसके पिता का नाम है ईलम खां। राजधानी इसने बनाई दिल्ली। देखो पहले राजधानी कहां थी, कमेंट सेक्शन में बोले लाहौर। ऐबक ने राजधानी कहां बनाई? लाहौर। और ना उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक क्यों? क्योंकि इसने राजधानी कहां बना दी? राजधानी इसने दोस्त बना दी आपका दिल्ली में। पहले राजधानी दिल्ली नहीं थी। ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई। अब मुझे बोले, मैंने आपको बताया था उत्तर भारत में इक्ता प्रथा किसने चलाई? गौरी के समय चली। लेकिन अगर कभी प्रश्न आए तो मैंने वहीं पर आपको बताया था इक्ता प्रथा, अगर प्रश्न आएगा तो आप इल्तुतमिश चुनेंगे। उत्तर भारत आए तब नाम आपको वहां चुनना है। कोई परेशानी इस बात में? तो अब बोलो, इसने राजधानी कहां बना ली है? दिल्ली में। अब इल्तुतमिश कौन है? यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। क्यों जी? देखो गोरी का गुलाम कौन था? गोरी का गुलाम था ऐबक। ऐबक। और ऐबक का भी गुलाम था कौन? आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब आप कहेंगे हुआ गुलाम का गुलाम नहीं, ये इसका गुलाम और ये गुलाम का भी गुलाम है। क्या है ये? गुलाम का भी गुलाम है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ गए। अब इल्तुतमिश की बात करेंगे। इसने तुर्क ए चहलगानी 40 सरदारों का गठन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बलबन के टाइम तक ये चलेगा, बलबन इसका अंत करेगा। तो इल्तुतमिश ने देखा कि जो लोगों का प्रभाव ज्यादा है, जैसे बोलते नहीं इस मोहल्ले में इसकी चलती है, इस गांव में इसकी चलती है, उसको अपना बना लो। राजकोष अपने पास है, पैसे दे करके, लालच दे करके, पद दे करके इसने देखा 40 प्रभाव वाले जो इफेक्टिव लोग हैं, इनको अपने साथ लाया जाए। आज जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो बाहुबली है उसको सोच रही है इसको टिकट हम दे देंगे, अपनी तरफ से जीत जाए। तो इसने सोचा 40 बाहुबली में बना लेता हूं। लेकिन इसको नहीं पता एक शेर से भी बड़ा एक सवा शेर होता है, बलबन आएगा इन सबको खत्म करवा देगा। ठीक है। तो तुर्क चहलगानी, ये 40 सरदार कौन थे? तो प्यारे बच्चे यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ये 40 सरदार मतलब छोटे छोटे प्रांतों को लीड कर रहे थे। और खुद इल्तुतमिश, ये बात याद रख लेना, इल्तुतमिश भी पहले गवर्नर ही था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले, बैठने से पहले बदायूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बदायूं का राज्यपाल या बोले गवर्नर बोले, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सूबेदार बोले, गवर्नर बोले, राज्यपाल बोले, तो ये इल्तुतमिश को मिला हुआ था। इसने आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। आप कहेंगे भैया न्याय की घंटा, हमने तो सुना है न्याय की जंजीर। जैसे सीजीडी ने अभी पीछे पूछा आपका 2021 में कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई, तो न्याय की जंजीर जहांगीर लगवाएगा मुगल काल में, आगरा में ही लगेगी वो भी। लेकिन इसने लगवाया था न्याय का घंटा। टन टन बजाओ,
और ये न्याय के लिए आएगा। इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है वो तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है। किसमें? तारीख ए फिरोज शाही में। और कहते हैं कि गुलाम वंश के, या बोले तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा इतिहास जो माना जाता है, उसमें आप बार बार नाम देखेंगे जब आप इतिहास का बहुत गहरा अध्ययन करेंगे कि बार बार लिखा मिलेगा आपको बरनी के अनुसार। बरनी सही लिख दे या गलत लिख दे? बहुत बढ़िया जी मिस्टर सूर्यकांत जी, मेरे दोस्त आप ध्यान से पढ़ते हैं। सर आप अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हम तो हिस्ट्री के दीवाने हैं। मेरे दोस्त आप ध्यान से पढ़ते हैं, सब कुछ आपके ध्यान पर निर्भर करता है। तो लोग योग करते हैं, योग। तो दुनिया में सारी चीजें पहले से हैं। जो मूर्ख है, जिसको कुछ नहीं पता है, जो कहता है जी योग, अपनी तनख्वाह आएगी, पैक मारेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या। लोग कहते होंगे यार ये क्या है, बेवजह की चीजें। लेकिन आपने जब ध्यान लगाया तो चीजें आपके पास आई, और चीजें आपके पास आई, ये आपका इंटेलिजेंस है दोस्त। मैं तो मौजूद हूं, आप सबके लिए मौजूद हूं, हर एक के लिए मौजूद हूं, हर एक जगह मौजूद हूं। तो महत्वपूर्ण बात है कि आप कितना ध्यान लगाते हैं। ये मिस्टर सूर्यकांत जी आपकी विशेषता है, मेरी नहीं है। मैं एक फटीचर व्यक्ति हूं, क्या कवाड़ा नहीं होता कोई तो वो इल्तुतमिश के समय का इतिहास, ये तारीख ए फिरोज शाही। तो हमेशा याद रख लेना, तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तो अभी ताजुल मासिर भी मैंने बताई, वो भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ऐसे ही तारीख ए फिरोज शाही बहुत महत्वपूर्ण है। चलो भाई, खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान बना। खलीफा से खिलहत कैसे जी? खलीफा मैंने आपको बताया था, मोहम्मद साहब के बाद में सबसे पावरफुल पोस्ट इस्लाम में कौन हो गई? बगदाद का खलीफा, इराक का जो खलीफा था। तो सब लोग उसी को पूजते, खलीफा को कहते ये सबसे ताकतवर आदमी है, क्योंकि सब लोग उसी के पास जाकर के गर्दन झुकाते थे। आप सोचे जैसे गांव का एक प्रधान होता है, प्रधान जी नमस्कार, प्रमुख साहब है एक, उससे ज्यादा पार हो, जिला पंचायत अध्यक्ष उससे ज्यादा, एमएलए एमपी, एकदम से सीएम साहब आ जाए तो वो सब एकदम से पैर छूने लग जाएंगे। सबसे बड़ा पद कौन? खलीफा इस्लाम जगत का। तो सारे सुल्तान भी जो छोटे छोटे सुल्तान थे, वो सब किसको पूछते? खलीफा। खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। खिलहत मतलब अपॉइंटमेंट लेटर, कि जाओ बेटा तुम हमारी तरफ से सुल्तान हो, जाओ बेटा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जाओ बेटा तुम हमारी तरफ से क्या थे? सुल्तान। खिलहत मिल गया। जैसे मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर देगी गवर्नमेंट कि आपके पास ये ज्वाइनिंग लेटर, आप ऑफिशियल हैं, तो इसको ऑफिशियल कर दिया उसने। ठीक है, आगे फिर आता है, अब जब ये गद्दी पर आ चुका है प्यारे बच्चे, आपका कौन गद्दी पर आ गया? इल्तुतमिश। तो आप लोगों को पता है, एक नाम याद है आप लोगों को, यस और नो? कुबाचा, जिससे रिश्तेदारी कर ली थी किसने? ऐबक ने। यल्दौज, ये दोनों ऐबक के ही तो रिश्तेदार थे। लेकिन ऐबक के बाद में जब आपका इल्तुतमिश आ गया, तो क्या ये इल्तुतमिश के भी रिश्तेदार रहेंगे? आप कहेंगे नहीं। अब तो इनके अंदर की भूख जागेगी, और ये दो सबसे बड़े विद्रोही बनकर के आएंगे तराइन के युद्ध में। तराइन के प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, 1191 में पहला हो गया, 1192 में दूसरा युद्ध हो गया, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच हुए, और 1215 में हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। इसमें 1215 एडी यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया, और लगभग 1228 में इन्होंने फिर कुबाचा को हरा दिया। चलेंगे तराइन के इस युद्ध के बाद में प्यारे बच्चे, इसने अपनी करेंसी चलाई, मुद्रा चलाई कह रहा दर्जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर मुद्रा चलाई है जीतल और टंका, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। जीतल जो बनी हुई थी ये कॉपर की बनी हुई थी, और टंका बनी हुई थी आपकी चांदी की। किसने चलाई है? इल्तुतमिश ने चलाई है। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, और मंगोलों का जो ये आक्रमण किया, ये किया किसने? चंगेज खान ने। और चंगेज खान को हम
तिमुचिन के नाम से जानते हैं। पहले सिकंदर आया, पूरी दुनिया में चला तलवार लेके, बोला अपनी तलवार के दम पे मैं दुनिया को झुकाऊंगा, कोई भी गर्दन मेरे सामने उठेगी मैं उस गर्दन को काट दूंगा। तो कहते हैं सिकंदर का एक प्रभाव था। सिकंदर के बाद में चला ये चंगेज खान दुनिया जीतने के लिए, उससे भी ज्यादा क्रूर, उससे भी ज्यादा क्रूरता, उससे भी ज्यादा बर्बरता, उससे भी ज्यादा लाशें। ऐसे ही एक आएगा 1398 में भारत में एंट्री करेगा, तैमूर लंग, तबाह करके चला जाएगा हम बिखरे हुए लोगों को, हम बिखरे हुए लोगों को। बख्तियार काकी ने कहा किससे? अपने चेले कुतुबुद्दीन ऐबक से, बोला ये हिंदुस्तानी 1% हो, ऐबक अभी तुम बहुत थोड़े से हो यहां पर, इन लोगों की धार्मिक आस्था पर हाथ मत रखना, वरना ये सब एक हो जाएंगे, 98 99% ये सब लोग एक हो जाएंगे, और अगर ये एक हो गए तो खदेड़ डालेंगे। ये तुम्हारी भूल है कि भारतीय कमजोर हैं, लेकिन ये बटे हुए हैं, इनको बटे रहने दो, इनके अंदर फूट डालो, जातियों की फूट डालो, इनको ऐसे शब्द दो कि लगे कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मैं तुम्हारी जाति का मसीहा हूं। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तुम्हारी जाति का मसीहा बन के। ये लोग बटने चाहिए। जातियों का विकास बहुत जरूरी है, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं ठीक है विकास हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बैर क्यों कर रहे हैं? कौन बदलेगा इसको? तो वो समझ गए उस कॉन्सेप्ट को, अच्छा इन लोगों को बांटे रखना है, इकट्ठे हो गए तो बहुत मार मारेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि चंगेज खान आया, लेकिन क्या चंगेज खान भारत में एंटर कर गया था? नहीं, सिंध तक रुक गया। यहां पर इल्तुतमिश की इंटेलिजेंस ने काम किया, और एक आदमी है ख्वारिज्म का, नाम आपको पता होना चाहिए, नोट मत करना, कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आप ये जाने कि हुआ क्यों। ख्वारिज्म का शासक था जालुद्दीन मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी, और आपका चंगेज खान। चंगेज खान, जलालुद्दीन मांगबरनी जिसने विद्रोह कर दिया चंगेज खान के खिलाफ, चंगेज खान ने बोला कि मैं इस जलालुद्दीन मांगबरनी को मारूंगा। जलालुद्दीन मांगबरनी आगे 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 आगे, और पीछे पीछे उसके चंगेज खान, सेना इसकी आगे आगे। उसको पता चंगेज खान एक विशाल सेना जान से मार डालेगा। भारत में आ गया, इल्तुतमिश की शरण में एक दूत इसने भेजा, बोला जान बचाओ चंगेज खान से। इल्तुतमिश ने अपने लोगों को बैठाया, बोला क्या इसकी जान हमें बचानी चाहिए? बोला इल्तुतमिश, जान बचाने के चक्कर में ये तो मारा जाना निश्चित है ही है, गर्दन तेरी भी कटेगी। पीछे जो आ रहा है वो चंगेज खान है। बोला अच्छा, ओए वापस। वो बोला वापस मत भेजो, पता नहीं जाकर के क्या कह दे, गर्दन काट दो इस दूत की। उस दूत की गर्दन काट दी गई। मांग बरनी जो आज होते हैं ना, जैसे शरण मांगते हैं, शरण मांगने को इसको क्या बोलते हैं कि वापस ये मैसेज दे दिया गया कि यहां कोई शरण नहीं है, गर्दन चंगेज खां भी काटेगा, गर्दन हम भी काटेंगे। तो कहते हैं कि वो आक्रमण, अगर ये इसको शरण दे देते तो चंगेज खान का आक्रमण होता, और जिस चंगेज खान के आक्रमण को प्यारे बच्चे टाल दिया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया आकाश गुजर, मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आप ही का नजरिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? न्यूला मोंडल बहुत बढ़िया, मरहीम खातूना बहुत अच्छे बच्चे, नरेंद्र कुमार, योगेश, आगे आगे ध्यान से देखेंगे। बफ बच्चे बफ लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, क्यों भाई? क्लास तुम चलाओ अपने फोन में। एक बार बताएंगे प्यारे बच्चे, क्या हमारी क्लास अभी चल रही है? क्या अभी क्लास चल पा रही है भैया जी? बताएंगे एक बार।
अगर क्लास आप लोगों की नहीं चल रही है तो आप एक बार बैक जाएं, जो बच्चे मेरी बात सुन पा रहे हैं, और बैक जा करके फिर वापस आप क्लास से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, क्लास चल जाएगा। अब सही है जी, अब ठीक है, ओके। अब बात आई कहां पर, इतनी बात आप जान चुके कि इसने उसको टाल दिया। मकबरा शैली का जनक है इल्तुतमिश। मकबरा शैली से क्या मतलब है भैया? मकबरा शैली से मतलब है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ये वाली लाइन, कि ये जो चंगेज खान था ये भारत में एंटर तो कर जाता, क्योंकि ये पीछा करते हुए आ रहा था जलालुद्दीन मांग बरनी का, और जलालुद्दीन मांग बरनी ने अपना एक दूत भेजा इल्तुतमिश के पास में कि बोलो इल्तुतमिश से बोलो चंगेज खान से मुझको बचाए। उसने बोला ठीक है बचा लेते हैं, हमारे यहां तो शरण देते हैं। बोला बेटा चंगेज खान मार डालेगा इल्तुतमिश तुझे भी। बोला तो इसको वापस भेज दें। बोला इसकी गर्दन काट दो। गर्दन काट दी गई दूत की, जो इसने भेजा था मदद के लिए इल्तुतमिश के पास में। तो भेजा गया भैया यहाँ कोई तुम्हारी मांग नहीं मानी जाएगी, मांग भरनी, तुम्हारी मांग तुम जो भरवाना चाह रहे हो यहाँ, ये मांग यहाँ नहीं भरी जाएगी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, हमारे पास नहीं है एक चुटकी भी। तो भैया चंगेज खां बोलते हैं कि अगर ये शरण दे देता तो भारत में एंटर कर जाता उस समय, लेकिन इसने एंटर नहीं किया। ये इंटेलिजेंस रहा इल्तुतमिश का, इसने टाल दिया। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश है। इसने बनवाया है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दिल्ली में स्थित है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया है। तो ये पहला मकबरा बना, क्या बोलेंगे, ये पहला मकबरा बना प्यारे बच्चे, भारत का ये पहला मकबरा बना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कहां पर है ये मकबरा। दिल्ली में स्थित है, नोट कर लेना जिन बच्चों को नहीं पता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसको हम बोलते हैं। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गई आपकी, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। ये रहा, क्या बोलोगे इसको, ये सुल्तानगढ़ी। ये देखो ये बच्चे घूम रहे हैं ना यहाँ, ये पर्यटन स्थान हो गए, अब तो लोग यहाँ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान का पहला मकबरा है, इसके नीचे दफनाया गया, ठीक है, इसके नीचे दफनाया गया है। आगे चलेंगे। टकसाल पर नाम सिक्कों पर लिखवाया। टकसाल जैसे आप आज जानते हैं सिक्के बनते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हमारे यहाँ 4 टकसालें हैं, जानते हो ना, टकसाल मिंट। तो ये जो टकसाल है, तो टकसालें औरंगजेब के समय तक रहेंगी ये, और आज भी हिंदुस्तान में है। तो ये टकसाल पर सिक्के का नाम किसने लिखवाना शुरू किया, सॉरी सिक्के का बोल रहा हूं, टकसाल का नाम, कि ये सिक्का छपा कहां पर है, ठीक है। अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा ये आपका नागौर जोधपुर में भी स्थित है। इसको किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अतारकीन का दरवाजा, ठीक है। और मुझे लगता है प्यारे बच्चे आपकी क्लास में कोई दिक्कत हो रही है, शायद पॉसिबली, अभी तो बच्चे ठीक कह रहे हैं। अतारकीन का दरवाजा, इल्तुतमिश का जो दरबारी कवि है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात मार्क करके रखना, मिन्हास उस सिराज है, जिसकी पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। भैया टकसाल क्या होता है बेटा, जहां सिक्के छपते हैं, आपके आपके पास होते हैं ना, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए। इकोनॉमिक्स की क्लास क्यों नहीं करते, उसमें टकसाल आपको पढ़ाई जा चुकी है। इल्तुतमिश का मकबरा, सर जी ये सब लोग भारत ही क्यों आए हैं, बेटा दुनिया में सब जगह सब लोग गए हैं, लेकिन आप भारत का इतिहास पढ़ते तो आप भारत के बारे में जानेंगे। चाइना में भी लोग गए हैं, लोग ऐसे ही आपका अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में, लोग तो सब जगह गए हैं, वो लोग उनका वाला इतिहास पढ़ते हैं। भारत ही नहीं गए, पूरी दुनिया में सब लोग जिसको जहां मौका मिला है वहां गए हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में, और खुद ही बनवाई अपनी टॉम। बोला कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहां दफना दिया जाए। 1236 में मौत हो गई इसकी। और इल्तुतमिश को ये बात आप याद रखेंगे, ऐबक ने कुतुबुद्दीन, जो आपका कुतुब मीनार था, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और प्यारे बच्चे इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया। और शायद क्लास आज बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, रुक रुक के चल रही है, तो चलो
इस बात क्लास को हम कल कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।